खाना नहीं मिलता तो अभी गाली की बात बता रहे हैं सर। हाउस इनसे में झूठ बोला जा रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं हमारी मांगे अल्लाह के ये बुराई हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाए। हमारी जो रैंकिंग है वो अभी 136 है जैसे बताया गया। हमारा एम है कि 5 सालों में हमें टॉप 50 के लगभग आना चाहिए। तमाम वज़रा बड़े अहसन तरीके से करप्शन से पाक होकर, नाअहली से पाक होकर, अकबापरवी से पाक होकर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में अपना अपना काम कर रहे हैं। कल पीसीसी के इजलास में इस बात की मंजूरी दी गई है कि वफाकी हुकूमत आपके बैंकों से 400 अरब रुपए का कर्ज लेके अपने सर्कुलर डेट को पे ऑफ करेगी। बच्चों से तो मैं अभी मुलाकात करके ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे उठ के अभी घर भाग जाना चाहिए। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज नैब के चेयरमैन ने कहा है कि वो साबित कर चुके हैं कि वो इंडिपेंडेंट है और उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। और सिंध असम्बली में आज गालम गलोच पर बहस हुई है और गालम गलोच हुई भी है और ख़ासी तलखियाँ हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सानिया साहिवाल में एक दफ़ा फिर जो है ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट जो है वो पुलिस की हिमायत में आके खड़ी हो गई है। सेनेट के आज जो कार्रवाई उससे पता चला है। और कोयटा में 48 दिन बाद एक न्यूरो सर्जन जो है वो रिहा हो गए हैं। ये रगमालियों ने उन्हें रिहा कर दिया जिन्होंने अगवा किया था। और दूसरे इश्यूज़ हैं। सबसे पहले खुशनूद अली खान जो है उसके चेयरमैन कह रहे हैं कि वो उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत है। और ख़ास तौर पे आज वो ब्यूरोक्रेसी से खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी उनसे खौफजदा ना हो और वो ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ नहीं है। अच्छा, जबकि ये सारी की सारी बातें जो हैं ब्यूरोक्रेसी उनसे खौफजदा है, इतनी खौफजदा है कि खुशनूद अली खान खुद इमरान खान को कहना पड़ा कि आप खौफजदा ना हो, ब्यूरोक्रेसी को सहारा देना पड़ा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं काम नहीं कर रही। और इस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि दीमक लगी हुई है ब्यूरोक्रेसी को, नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी तो आगे नहीं बढ़ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। देखिए अंजुम रशीद साहब, पता नहीं आप क्या सवाल कर रहे हैं और क्या कोट कर रहे हैं। देखिए, जब चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि आइंदा अगर किसी सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत आएगी तो उसको मैं ज़ाती तौर पर देखूंगा, इसका मतलब यह है कि आज के बाद सेक्रेटरी जो असल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है उसके खिलाफ तो कोई दरख्वास्त ही नहीं देगा, क्योंकि चेयरमैन नैब इतने फारिग तो नहीं है कि हर वक्त जो है वो सेक्रेटरियों के मामलात ही देखते रहेंगे। दूसरा, मैं उनके बारे में बहुत अच्छा सोचता हूं, लेकिन आज मुझे सोचना पड़ा, ये जो आप कह रहे थे कि इमरान खान को कहना पड़ा सेक्रेटरियों को कि नहीं खौफजदा ना हो, वही बात चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि आप खौफजदा ना हो। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि गलत इक़दाम उठाने से पहले 10 बार सोचे, हुकूमतें जारी रहती हैं, मुल्क के मफाद में काम करें। और ये भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को सियासी दबाव के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। देखें, मैं अगर लूँ इस सारे काम को तो इसमें कई कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन शायद वक्त की ज़रूरत यह है और अगर ब्यूरोक्रेसी से काम लेना है तो शायद चेयरमैन नैब का ये खिताब बहुत ही अहम है। अब वो इसे मानते हैं या नहीं मानते, यानी अंदर दिल से कबूल करते हैं या नहीं करते, काम शुरू होता है या नहीं होता,
बहरहाल चेयरमैन नैब ने आज से सेक्रेटरी हजरात को बेल आउट कर दिया अमूमन, और उन्हें काम करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है खुशबू अली खान के चेयरमैन नैब ये साबित नहीं कर सके कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, क्योंकि अब तक की सूरत हाल के तहत सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ नैब कार्रवाई कर रही है और सारी अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दुनिया में कहीं नहीं होता भी एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी, शहबाज शरीफ के खिलाफ भी, साद रफी के खिलाफ भी, राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी, आसिफ के खिलाफ भी, आसिफ जरदारी के खिलाफ भी, फरियाल तारपुर, मतलब पूरी की पूरी जो है अपोजिशन को ये जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं ये साबित नहीं कर रहे कि ये इंडिपेंडेंट है। जबकि अलीमा खान पे भी इल्जाम है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की जायदाद बैरून मुल्क बनाई, उनके बारे में तहकीकात भी नहीं कर रहे, तफ्तीश भी नहीं कर रहे, और बाकी लोग इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में ऐसा है कि आप जो है ना, आप पता नहीं क्या किस्सा छेड़ देते हैं। आपको ये बात पता नहीं कि ये सारे जो हुकूमत की तरफ हैं वो आब जमजम से नहा के आए हैं। वो तो इस वक्त हालत आराम में हैं और गलती का कुछ सोच भी नहीं सकते, और फिर रियासत मदीना से बाहर भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो जो आप मुझसे कहते हैं ना रियासत मदीना से 40 किलोमीटर बाहर आओ, तो इनका मामला ये है कि हुकूमत नहीं चल रही। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तकरीबन यही बातें जो है वो रज़ाक दाऊद साहब ने भी कही हैं, कई जगह से बातें और चीजें आ रही हैं। देखिए, बड़ी सीधी बात है, हर एक के लिए कानून एक होना चाहिए, और इस मुल्क का कानून जो है वो मोम की नाक है, जिस तरह मर्जी ताकत और कुव्वत वाला उसको इस्तेमाल कर लेता है। और इनके इस अमल ने मीडिया को तबाह कर दिया है, तबाह। आप मुझे ये बताओ कि ये मैं को 40 मरतबा कह चुका हूं, और हमारे बरखुरदार नवाजिश अली आसिम साहब को भी कह चुका हूं कि मीडिया की तबाही में सिर्फ एक शख्स को पकड़ना जो है उसने मीडिया को तबाह कर दिया है, नाम अकबर की गिरफ्तारी ने। इन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं की। ऐसा लगता है जैसे मीडिया को देखते नहीं है, और सुबह शाम ये मीडिया से खेलते हैं। अच्छा खुशबू अली खान, आज सिंध में जो है, सिंध असम्बली में खासा शोर गौगा हुआ है, और इस पर हम बात करेंगे कि शोर गौगा की असल वजह क्या है, लेकिन वो शोर के सिंध में हुआ क्या है, और चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, और अपोजिशन के लीडर फिरदौस शमीम क्या कह रहे हैं, और असल लड़ाई क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जरा वो सुना दें हमारे नाज़रीन को कि चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं और फिरदौस शमीम क्या कह रहे हैं। ये सूबाई मसला है हेल्थ का, ये गलत फैसला है। हम जाएंगे रिव्यू पे, वो तो अपनी जगह पे, इसलिए कि हमारे 3 अस्पताल NICVT, JPMC और NICH, ये तीनों हमसे ले लिए गए हैं। 18वीं तरमीम के लिए हम हर हद तक जाएंगे। कल अहकाम मिले थे, परसों से लॉन्ग मार्च शुरू होने वाली है 18th अमेंडमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो वो पप्पू मियाँ के ऑर्डर के ऊपर चप्पू मियाँ ने ये काम कर दिया। अरे CM साहब, चप्पू ना बनो। अच्छा खुशबू अली खान, इसके अलावा सिंध असेंबली में गालम गलूच पर भी बात हुई है कि गाली दी गई है, अपोजिशन की तरफ से कहा गया, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा गया गाली दी गई है, और उसकी रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी। अच्छा, इस पूरी लड़ाई की वजह जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है, ये एक अस्पताल तो कराची में है, लेकिन दूसरे बहुत से अस्पताल जो हैं सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हैं। वो एक फैसले के तहत जो है वो विफाक को चला गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो अब आज जो है सिंध असेंबली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट की बजाय सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रख लिया है, ताकि वो सिंध के पास रहे। देखिए, आप असल में बात को बहुत छोटा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये अस्पतालों का मामला है। ये अस्पतालों का मामला नहीं है अंजुम साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर कल मैंने आपको फिरदौस शमीम नकवी साहब के घर होने वाली दावत का जिक्र किया था, और मैंने आपको बताया था कि उनके घर में MKM
उस दावत में शरीक नहीं हुई। आज उसी का तसलसल है। इनके 2 अरकान के खिलाफ तहरीक थी, वहां भी MQM ने साथ नहीं दिया था। आज इन्होंने इशू बना लिया है अस्पतालों को, और उस पे गाली गलोच हुई है अंदर। मसलन कहा है हमारे एक दोस्त ने कि ये बेशर्म है। तो बेशर्म क्या होता है? बेशर्म एक तरह की गाली होती है। तो बुनियादी तौर पर हमने नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे आज या कल अगर मौका देंगे और आपके पास वक्त होगा, आज बहुत से मौजूआत हैं, आज मैं नहीं बात करना चाहता, ये बात किसी और तरफ जा रही है। ये जो आपको छोटी छोटी लड़ाइयाँ नजर आ रही हैं, ये जानबूझ के पैदा की जा रही है, और पैदा करने वाले जो हैं उनके हाथों में ये खिलौना है, जो भी हैं सारे खिलौना हैं, और किसी की अपनी कोई हैसियत नहीं है। हर एक की डोरियां कहीं और से हिलती हैं, इनकी डोरियां भी कहीं और से हिल रही हैं, और ये जो है उस पे वो जो होते हैं ना, टाई से होते हैं ना, उनको धागे से खींचे तो वो पुतलियां नाचती हैं। ये वो पुतलियां हैं। आप मुझे ये बताइए, सिंध का CM है, फिर 2 शमीम नकवी साहब ने उसी सिंध में और उसी कराची में रहना। अब वो किसी को पप्पू कह रहे हैं, किसी को चप्पू कह रहे हैं, तो इस तरह से चलेगी ये। बेसिकली अगर ये पप्पू और चप्पू के चक्कर में रहेंगे, उनका कोई पसंदीदा नहीं होता। उनका पसंदीदा वो है जो मुल्क के लिए काम करता है। मैं समझता हूँ ये सब फारिग हो जाएंगे। एक थ्योरी है, आज मैं आपको बयान नहीं करता, और वो थ्योरी है कि हम किस तरह सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। हाँ खुशबू खान, वो उनका किनका तुम आप नहीं बता रहे, लेकिन ये भी आपका एक साइड इस वाक़े की यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड ये है कि हुकूमत सिंध ने, पीपल्स पार्टी ने ये दिल के अस्पताल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बनाए हैं, और वो इन दिल के अस्पताल का क्रेडिट पॉलिटिकल लेना चाहते हैं। भाई पंजाब में उस्मान बुज़दार से मुंह सिलाई मिल रहे हैं, वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ात अपने इजहार कर रहे हैं। MQM वहां नहीं मिल रही है, तो वफाकी हुकूमत के तो 6 वोट हैं ज्यादा। बहुत बड़ा बुरान पैदा हो रहा है। आपके ख्याल में रात को सोते होंगे जो हुआ है कराची में, और रात को ये तय किया होगा कि सुबह हमने ये काम करना है, ताकि तवज्जो दूसरी तरफ चली जाए। आप तो सियासी मामलात पे उस तरह गुफ्तगू ही नहीं कर रहे। नहीं खुशबू खान, मैंने कहा आप जो जिस पहलू की बात कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन सियासत में एक ही वक्त में एक ही एक्शन के मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक वजह यह भी है कि ये दिल के अस्पताल जो हैं वो विफाक इनसे लेना इसलिए चाहता है, पीपल्स पार्टी से और हुकूमत सिंध से लेके सेंटर में लेना चाहता है, और हुकूमत सिंध अड़ी भी है कि 18वीं तरमीम के तहत अस्पताल हमारी जो है इजारादारी है, हमारा हक है कि इनको हम चलाएं। वो चलाना इसलिए चाहते हैं कि दिल के बहुत से 8 के करीब अस्पताल जो हैं वो हुकूमत सिंध, इन्होंने पैसे दिए थे अस्पताल की जगह के, इन्होंने मशीनरी के पैसे दिए हैं, उन्होंने जो इसको एस्टेब्लिश किया है कई सालों में, जो अरब रुपया लगाया है, वो इन्होंने दिया है विफाक ने। कैसे विफाक ने ले लिए? ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल में बात यह है कि ये एक पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। दिल के अस्पताल जो हैं वो पूरे सिंध में फैलाए हैं, और इसकी वजह से उनके वोट बैंक को बहुत तकवीत मिल रही है। और उन सिंध में इनका जब दिल चाहता है कुछ करते हैं। ये पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कायम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, चला गया है मीडिया तो अब सब्जेक्ट है सूबों का, तो ये अथॉरिटी यहाँ बना रहे हैं और कहते हैं कि नहीं वो जो उसका वर्जन होगा डिजिटल, उसको हम देख लेंगे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना कोई इन्हें राय देने वाला है, ना कोई बात है। पता नहीं ये वज़ीर कानून से भी पूछते हैं या नहीं, वेट कराते हैं या नहीं कराते हैं। अजीबोगरीब फैसले कर रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। सिंध में ये अस्पतालों की आड़ में पीपल्स पार्टी से वोट बैंक छीनना चाहते हैं, क्रेडिट छीनना चाहते हैं, उनकी कामयाबी को छीनना चाहते हैं, जिसपे पीपल्स पार्टी जो है वो रिएक्ट कर रही है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। भाई अगर छीनना चाहते हैं लेकिन सियासी तरीके से करें ना, ये क्या तरीका? ये तो गालम गलोच का चप्पू और पप्पू और ये असेंबली सिर्फ वो नहीं टूटेगी, वो यहां भी टूटेगी, वो तो पंजाब में भी टूटेगी। फिर नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे
कि पंजाब की हुकूमत और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो 4 कत्लों के बावजूद, एक बच्ची का कत्ल हुआ, एक औरत का कत्ल हुआ, 2 आदमियों का बेगुनाहों का कत्ल हुआ, उनको पुलिस की हिमायत कर रही है, उनको बचाना चाहती है। हमारे साथ रहेगा क्यों। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में खास तौर पर पुलिस जो है वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय अवाम पर तशद्दुद करती है और अवाम बेगुनाहों को कत्ल करती है। और लेकिन ये जो साहिवाल में 4 कत्ल हुए हैं, इस पे अवाम चाहते हैं कि कातिलों को सज़ा मिले, पुलिस को सज़ा मिले, ताकि पुलिस की जानिब से अवाम का कत्लेआम और अवाम पे तशद्दुद रुके। लेकिन खुशनूद अली खान, आपके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अवाम के साथ खड़े होने की बजाय वो पुलिस की कठपुतली बनी हुई है और वो कातिलों की हिमायत करते नजर आ रहे हैं, और उस्मान बुज़दार जो है वो खामोश बनकर पुलिस की हिमायत कर रहे हैं। आज पंजाब के एडिशनल होम सेक्रेटरी जो हैं फुज़ैल असगर, वो पेश हुए हैं सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक़ पे, और उन्होंने कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी का जो महकमा है उसका कार्रवाई का तरीका दुरुस्त नहीं था। अब कभी वो ज़कूटे जिन वाली कहानी सुनाते हैं और कभी अलिफ लैला वाली कहानी सुनाते हैं। मतलब वो कहते हैं कि जी वो गाड़ी पहले हमने कच्चा जेल रोड पर भी देखी थी, और फिर उनकी जो मारे गए फैसलाबाद में और गुजरांवाला में उनकी एक सिम जो है उसकी हमने देखी थी पोजीशन, वो भी वहाँ थी, और वो इसके घर से भी निकले थे। वो सारी कहानी सुना के वो कहते हैं कि मांगा मंडी में हमने इस गाड़ी को देखा। तो ये साहिवाल तक जो है वो क्या करते रहे, कितने नालायक हैं कि कुछ कर ही नहीं सके, और वहाँ जाके बगैर ये देखे, मतलब वो खुद कहते हैं एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब कि हमें देखना चाहिए था अंदर बच्चे हैं या औरतें हैं या नहीं, और फिर किसी मंजिल पर जाकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं देखा और वो बंदे मार दिए। अब ये ढूंढ रहे हैं बहाने, रोज एक चीज गुम कर देते हैं, जाया कर देते हैं। जो क्राइम सीन है वो जाया कर दिया, राइफलें अभी नहीं दी, वो नहीं बताते। बात यह है कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं होना। इस मुल्क का सदर चाह रहा है, इस मुल्क का वजीर आजम चाह रहा है, इस मुल्क का वजीर आला ऐलान कर रहा है सबसे बड़े सूबे का, लेकिन अभी मसलन ये तय नहीं होया कि गाड़ी के अंदर से फायर हुआ था या नहीं। कहते हैं वो देखेंगे जब जेआईटी की कोई रिपोर्ट आ जाएगी, यानी बना लेंगे उसका कोई वाकया। इसका कोई सबूत नहीं है खुशनूद अली खान, गाड़ी के अंदर से कोई फायर नहीं हुआ, और जो फायर पुलिस ने किए हैं वो 4 फुट और 3 फुट से किए हैं, क्योंकि जो उन मजलूमों को गोलियां लगी हैं वहां पर उनकी जिल्द पर जो है वो जलने का निशान है, जिसका मतलब है कि 4 फुट से या 3 फुट से फायर हुआ है। आप अंदाजा कर लो ना, चेयरमैन नायब साहब जो कह रहे हैं वो तो सेक्रेटरियों की बात कर रहे हैं। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब, वो ज्यादा से ज्यादा 20 ग्रेड का होगा, 19 ग्रेड का होगा, वो एक ऐसी कहानी सुना रहा है जो गलत है, जो आम आदमी अगर सुनेगा तो वो कहेगा गलत है। लेकिन बात यह है कि ये अब मैं जो असल लफ्ज इस्तेमाल होता है वो तो मैं नहीं कर सकता, ये हुकूमत के रिश्तेदार होते हैं, इन्होंने हमेशा बच जाना होता है, ये सही करें या गलत करें। लेकिन और हर हुकूमत मजबूर है इनके सामने। मतलब पहला तो मेरा सवाल ये, मुझे नहीं पता होम सेक्रेटरी कहाँ है, लेकिन ब्रीफिंग अगर करनी थी तो वो होम सेक्रेटरी पंजाब को करनी चाहिए थी। ये जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो अब कहानी सुना रहे हैं कि ज़ीशान जो है इसके मामले में हमने दाइश की एक कॉल जो है अफ़गानिस्तान से वो भी सुनी थी, और ये भी सुना रहे हैं कि जब वो मारे गए अदील और उस्मान तो ये भी वहाँ था, लेकिन ये पतली गली से निकल गया। अब ये मलबा डालेंगे, उसे दहशतगर्द साबित करेंगे, ये एक सीधा सादा और वो नहीं बताएंगे, एक सेकंड, वो नहीं बताएंगे कि हमने उन बेगुनाहों को मान लिया ना, ज़ीशान को अलग कर लो, बाकियों को क्यों मारा, और बच्ची 13 साल की को निकाल के जिंदा
फिर मार के अंदर फेंक दिया। और खुदा का खौफ करो यार, और रोज एक कहानी सुनाते हो, रोज हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हो। ये जीशान भी कैसा दहशतगर्द है कि इनको मारने के बाद भी उसके सबूत नहीं मिल रहे कि वो दहशतगर्द था या नहीं था, और अगर वो दहशतगर्द था और इनके पास पहले से कोई सबूत था तो उसको गिरफ्तार करते। ये पुलिस ने सीधा साधा पकड़ा गया, बेगुनाहों जीशान पे रहे हैं, बेगुनाहों को इन्होंने कत्ल किया है। लेकिन इस वक्त उस्मान बुज़दार की जिम्मेदारी है, वजीर आला की जिम्मेदारी है कि वो मुदाखलत करें और बीच में आए और ये पुलिस से इंक्वायरी ना कराएं। पुलिस ने कत्ल किया और पुलिस इंक्वायरी करती है। आज तक जितने भी वो बच्चे को जिसका माँ बाप बहन भाई मार दिए, वो कहते हैं कि सदमे के नतीजे में उसने ये बयान दिया होगा अपनी बहन के बाद। खुदा का खौफ करो यार, तेरे घर में बच्चे नहीं है? पुलिस जो है वो तेरे हमेशा घर में बच्चे नहीं है? पुलिस हमेशा पुलिस की तरफदारी करती है। खुशबू अली खान, पुलिस से इंक्वायरी नहीं करानी चाहिए। जुडिशियल कमीशन फौरी तौर पे कामयाब करना, जुडिशियल कमीशन फौरी तौर पर जो है वो बनाना चाहिए और उस्मान बुज़दार को इंटरवीन करना चाहिए और अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए। जो खलील है उसके लवाहिकीन ने इनकार कर दिया है इनकी JIT को मानने से, उसमें पेश होने से, गवाहों को शनाख्त करने से। लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही है, इन्होंने हशप करना है। मैंने आपको 4 दिन हो गए मुझे कहते हुए, इन्होंने हशप करना है, हशप करना, हशप करना है। ये नहीं डालेंगे, ये अपने ऊपर क्यों ले जिम्मेदारी? लेकिन कौन सी किताब में लिखा है? क्या साबित होगा कि उस्मान बुज़दार पंजाब के वजीर आला है, इसके कठपुतली हैं, वो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने से बाज रह रहे हैं, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे और पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी पुलिस से करा रहे हैं और पुलिस अपने पुलिस के ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं, वो मासूम है। वो तो अपने इलाके में जाते हैं और वहां 1 अरब रुपया दे आते हैं, 5-5 करोड़ अपने MPओं को दे आते हैं। सलामत है, वो तो मासूम है। वो जाते हैं, वो DC को बर्दाश्त नहीं कर सकते, टोबा टेक सिंह को, क्योंकि वो अपराइट आदमी है। अच्छा खुशबू अली खान, तो उन्हें क्यों कह रहे हो यार? बहुत जबरदस्त आदमी है। खुशबू अली खान, यहाँ एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि कोयटा में अब तक जो है वो 38 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं, 8 डॉक्टर मर चुके हैं और कुछ 100 के करीब डॉक्टर कोयटा से भाग चुके हैं। और क्या DC का कसूर क्या है? DC में भी बात करेंगे, टोबा टेक सिंह जो है उसका कसूर क्या है? खुशबू अली खान, अभी जरा हम कोयटा में बात करेंगे कि कोयटा में एक डॉक्टर को अगवा किया और 48 दिन बाद वो रिहा हुआ है और कोयटा में हो क्या रहा है और वहां की हुकूमत बेबस क्यों है। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, कोयटा में डॉक्टर के अगवा के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो खुशबू अली खान ने बात की थी, मैं दरख्वास्त करूंगा कि जरा वो डिप्टी कमिश्नर क्या कह रहे हैं, जिन्हें जो है वो उस्मान बुज़दार टोबा टेक सिंह गए और उनको सुने बगैर उन्होंने उसका तबादला कर दिया। बादशाह सलामत है, जरा उनकी बात सुन लें DC की, फिर इस पर थोड़ा सा तजिया करेंगे। तबादला और नौकरी का हिस्सा होता है, कोई तबादला बड़ी चीज नहीं है, हर अफसर को ये फेस करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दयानतदार अफसरों के लिए तबादला जो है वो अगर बदकिस्मती से किया जाए, किसी बददियानत आदमी के कहने से किया जाए तो उससे तकलीफ होती है। किसी के गाँव में एक आदमी ने दस्त चोरी किया, आबद जट उसका नाम था, और इस बंदे ने कहा कि इसका पर्चा जो है वो ऐसे लोगों को दिया जाए जो इसके मुखालफ थे। तो हमने कहा कि जो बंदा चोरी कर रहा है, दरख्त जो लेके जा रहा है और जिसके जमीन से चोरी हुआ है, हम मुतलका आदमियों के खिलाफ चोरी का पर्चा देंगे, किसी तरह ज्यादती नहीं करेंगे। तो वहाँ भी इसकी बात ना मानी गई। हमने मेरिट पे जिन लोगों के खिलाफ चोरी का पर्चा होना था वो दर्ज करवाया 2 फरवरी को, और बाकायदा तौर पर चोरी थाने में, नकली थाने में जमा करवाई, और ये सारा मैटर टेकअप चल रहा था बाज़ाब्ता तौर पर। DFO की तरफ से कार्रवाई हो रही। ये एक शख्स जो है बददियानती से जो चोरी की लकड़ी का इल्जाम लगाता है, जिसको साबित किया जा सकता है बाकायदा तौर पे कि इस शख्स ने बददियानती से ये इल्जाम लगाया है, और आज CM साहब इंतहाई सादा आदमी, मैं यही कहूंगा, जिन्होंने मुझे सुनने के बाद मुझे मौका ही नहीं दिया सुनने का, मुझे सुनना चाहिए था। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि उस्मान बुज़दार टोबा टेक सिंह गए और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर का मौक़िफ़ सुने बगैर डिप्टी कमिश्नर को जो है वो मुअत्तल कर दिया और तबादला कर दिया। जैसे मक्खी निकाली जाती है और निकाल दिया लकड़ियों के लिए। असल झगड़ा है ये कौन सी डेमोक्रेसी है? एक कोई बहुत पावरफुल आदमी है इनके जो नंबरदार बनना चाहते हैं, नंबरदार बना दिया DC ने किसी सही आदमी को, किसी MP के बेटे को बनाया है, लेकिन वो शायद पढ़ा लिखा है और अच्छा है, तो
तो अभी चेयरमैन नैब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तहफ़्फ़ुज़ है आपको पूरा, आप बिल्कुल काम करें। कैसे काम करें? मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि खुद उस्मान बुज़दार साहब के इलाके में तो 1 अरब रुपया गया, उनके एमपीएस के पास 5-5 करोड़ रुपया गया। अच्छा, ये जो मतलब मुस्लिम लीग नून वाले एमपी हैं, उन्होंने कोई मोट उजाड़े हैं? वो इस मुल्क के एमपी नहीं है, उन्होंने लाखों वोट नहीं लिए हैं, उनको नहीं देना पैसा। देखें, जो मर्जी कर लें, जो नजर रखने वाले हैं वो ये तो पूछे भाई पाकिस्तान के लोग हैं ना, पंजाब के लोग हैं, इनको इनके हल्कों में पैसे क्यों नहीं देते हो, तरक्की क्यों नहीं करने देते हो? कभी कहते हैं बलदाती निजाम लाएंगे, कभी कहते हैं नहीं लाएंगे, गलत है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इमरान खान खुद कहते रहे कि अराकीन असेंबली का काम नहीं है कि उन्हें पैसे दिए जाएं और वो डेवलपमेंट कराएं, ये बल्दियाती काम है। और आज पूरे पंजाब में जो है ये सिर्फ इन्होंने जो जहां से पीटीआई के एमपी जीते थे उनको वहां पे सड़कों की मरम्मत के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन जहां से पीटीआई के एमपी नहीं जीते थे उन इलाकों को ये पसमानदा रख रहे हैं। ये नाइंसाफी है, ये जमहूरियत नहीं है, ये मेरिट नहीं है। इमरान खान जिस मेरिट की बात करते थे, इमरान खान इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। रहेंगी वो जो डॉक्टर इब्राहिम हैं जो वापस आए हैं कोयटा में, इब्राहिम खलील साहब जो हैं, वो सुबह 6 बजे के करीब जो है, पहली स्टोरी ये आई थी कि सुबह 6 बजे के करीब उन्हें किसी ने या उठाने वालों ने या अगवा करने वालों ने चमन में माल रोड पर छोड़ा और वो वहाँ से टैक्सी लेके आए। और टैक्सी ड्राइवर का इब्तदाई बयान ये था कि डॉक्टर साहब जो हैं उनके कपड़ों पे खून था और वो कोई अच्छी हालत में नहीं थे। लेकिन बाद में डॉक्टर साहब ने अपना बयान बदल दिया और वो बराह रास्त कराची चले गए, कराची से जहाज़ पे चढ़ के आ गए उस वाक़े के मुताबिक। अच्छा, ये मुझे फिशी लगता है, लेकिन हुआ ये था कि फ़ौरन खबर आ गई कि ये 5 करोड़ रुपया दे के छुड़ाए गए हैं। अच्छा, फिर ये पूछा गया कि वो 5 करोड़ किसने दिया था, उसके पास 5 करोड़ कहाँ से आया था छुड़ाने वाले के पास। इस तरह के सवाल उठे तो डॉक्टर साहब ने स्टोरी बदल दी। नहीं, डॉक्टर साहब कोयटा में तो अखबारी हलकों में यही डिस्कस हो रहा था। खुशनुदी खान, चमन माल रोड पर छोड़े, काफी फीस लेते हैं, अमीर होते हैं इन्होंने, और कोयटे की हुकूमत जो है वो पूछने वाली बात है, इमरान खान से पूछने वाली बात है कि ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सी हुकूमत है कि जहां पर 38 डॉक्टर अगवा हो चुके हैं और वो कुछ ने तावान दिया है और कुछ तावान के बगैर, और उसमें 8 कत्ल भी हो गए हैं और वहां से डॉक्टर भाग रहे हैं। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, विफाक की भी और सूबे की भी, वो खामोश तमाशाई बनी हुई है कि कोयटा में लॉ एंड ऑर्डर कवर ही नहीं हो रहा। और कहा यह जा रहा है कि ये जो लोग अगवा करते हैं ये वही मजहबी इंतहा पसंद है जो फिरका वाराना तौर पर लोगों को कत्ल भी करते हैं और फिर अपनी फंडिंग के लिए जो है वो डॉक्टरों को और अमीर लोगों को जो है वो अगवा करते हैं। ज्यादातर जो सनतकार और अमीर लोग हैं वो तो अपने साथ गार्ड रखते हैं, लेकिन ये डॉक्टर अमीर तो होते हैं। अच्छा, लेकिन अपने साथ गार्ड नहीं रख सकते, ये अगवा हो जाते हैं ना। सिंध में भी अभी जुज़वी हड़ताल है और पंजाब में भी हड़ताल परसों हुई। सवाल यह है, मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये यंग डॉक्टर्स के नाम पे जो फस क्रिएट हो रहा है, हुकूमत जो है, सूबों की हुकूमतें, वो ये डॉक्टरों की सर्विस को लाजमी सर्विस, फौज की तरह लाजमी सर्विस करार दे दें और जो एहतजाज करे और जो जाना चाहे उसको फौरी तौर पर सैक कर दे और नया डॉक्टर रख रहे। बड़े बेरोजगार फिर रहे हैं। देखें, मैंने इन 2 दिनों में 3 दिनों में बहुत सारे लोगों को देखा जो जिंदा आए और लाशें बन के गए। इनको रहम नहीं आया। किस चीज के डॉक्टर हैं? हमें इंटरव्यू देते हैं, मैं कौम की खिदमत करूंगा, जब बन जाते हैं तो हाय हाय करने लग पड़ते हैं। इनको पंजाब वालों को भी पूछे और सिंध वालों को पूछे और कोई कानून बनाए बड़ा सख्त और इनके तादीबी कार्रवाई करें। ये बख्शने वाले नहीं। ये देखो खड़े हैं YDA, PMDC, फलाना पता नहीं क्या। इधर इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक में या बड़े अस्पतालों में जेली डॉक्टर काम कर रहे हैं। कल मुल्तान निश्तर अस्पताल से 4 जेली डॉक्टर पकड़े गए। पता नहीं क्या चल रहा है। डॉक्टर ना हुए, कोई बला हो गए, जल्लाद हो गए।
खुशरू अली खान, ये पाकिस्तान के वो बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा नंबर लेते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद इनका हक है कि इनको तनख्वाह मिले बेहतर, और उसके लिए क्या करेंगे अगर हुकूमत नहीं मानती तो? उस वक्त कहते हैं कौमी खिदमत है बड़ी, हमने कौमी खिदमत करनी है, बड़े इंटरव्यू चबाएंगे, मैं खिदमत करूंगा पाकिस्तान की, फिर खिदमत याद नहीं रहता, पैसे याद आ जाते हैं। इनको तनख्वाह भी तो पूरी दो, इनके खर्चे भी तो पूरे होने चाहिए सारी उम्र की मेहनत के बाद। माल बनाने के चक्कर में अगर डॉक्टर सारी उम्र की मेहनत के बाद रोटी भी ना खा सके, अपने बच्चों को पढ़ा भी ना सके, अपना घर भी ना बना सके, तो उसने क्यों इतनी मेहनत की? खुशरू अली खान, मेरिट की और मेहनत की वो हिमायत करो ताकि पाकिस्तान में लोग ज्यादा डॉक्टर बने। लोग पढ़ना छोड़ देंगे अगर आप डॉक्टरों के साथ इस तरह से बदतमीजी करेंगे और डॉक्टरों की तनख्वाहें कम रखेंगे और डॉक्टरों की बात नहीं सुनेंगे। बदतमीजी किस बात की? मैं रोज कहते हैं पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ, इस बात के लिए डॉक्टर बनने थे। उस वक्त तो अखबार में बयान देते हैं हम कौम की खिदमत करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। आप पाकिस्तान नहीं, जो है मावा याद आ गया, पैसा याद आ गया। लेकिन खुशरू अली खान, ये तो इतनी पढ़ने वाले बच्चों का, इंजीनियर का, डॉक्टरों का, इनका हक है कि इनको इतनी तनख्वाह तो मिले। क्या करें? हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। बंदों को लाशें उठानी पड़ी हैं, बंद कर देते हैं इमरजेंसी, लोग वहां लेके जाते हैं अपने पैरों को, इनकी वजह से लाशें लेके आते हैं। क्या किन को डिफेंड कर रहे हो? आप भी ठीक कह रहे हो, आप भी ठीक कह रहे हो, लेकिन एक तरफ सूरत हाल ये है कि आप भी ठीक कह रहे हो, मैं भी ठीक कह रहा हूँ भाई, मैं ही ठीक कह रहा हूँ। इन्होंने बंदे मार दिए 3 दिनों में, कितने बंदे मरे? मरीजों की तकलीफ भी ठीक है, इंसानी जान का कोई कीमत है? तनख्वाहें बढ़ा दो जी, फंड बढ़ा दो जी। और डॉक्टर इस मुल्क में अगर नहीं होंगे और वो पढ़ेंगे नहीं और वो मेहनत नहीं करेंगे और उसके बाद अगर उनको सिला नहीं मिलेगा तो इतनी मेहनत क्यों करेंगे? इनकी बात आराम से भी सुनी जाती है। जो ये जबा करते हैं, सारा दिन सरकारी अस्पतालों में होते हैं और वहां पर्चियां लिख के देते रहते हैं, शाम को मेरे क्लिनिक पे आना। क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा खुशरू अली खान, यहाँ पर ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वजीर आजम के मशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में कारोबार को आसान बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कानून साजी नहीं हुई, कोई इकदाम नहीं हुआ। और क्या पाकिस्तान में वाकई सरमायाकारी हो सकती है कि मौजूदा जो सरमायाकार हैं वो भी खौफजदा होंगे? हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, रज़ाक दाऊद क्या कह रहे हैं ये पहले सुन लें ताकि इस पर हम कमेंट कर सकें और आपको भी पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अभी इसको ठीक कर रहे हैं। मुझे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का डायरेक्शन बदल गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है। खुशरू अली खान, पाकिस्तान में सरमायाकारी अब तक तो बेहतर नहीं हुई है, और लेकिन रज़ाक दाऊद जो कह रहे हैं वो आपने सुना है, लेकिन अभी तक रज़ाक दाऊद ने, हुकूमत ने पाकिस्तान के में कारोबार को आसान बनाने के लिए ना कोई कानून साजी की है, ना कोई इकदाम किया है, सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम कारोबार और सरमायाकारी में ऐसे इक़दाम करेंगे कि वो उनके लिए आसानियां पैदा करें। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ एक काम कर दें, पाकिस्तान में जो आपने पैसे वालों में खौफ पैदा कर दिया है वो खौफ ख़त्म कर दें। सनतकारों और सरमायाकारों को खौफजदा न करें, इन्वेस्टर्स और पैसे वालों को मुल्क से ना भगाएं, सरमायाकारी का माहौल पैदा करें। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, इनके जरिए ना कहें, अमलन लोगों को लगे कि आपने माहौल पैदा कर दिया है। और इन्होंने कहा दाऊद साहब ने कि हम पाकिस्तान का नंबर जो है रैंकिंग इस वक्त 136 है, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ऊपर के 50 मुल्कों में आ जाओ। मैं कहता हूं आपने अभी इस वक्त हमारे यहाँ 47 टैक्स हैं और ये कहते हैं कि हम कम करके 16 कर देंगे। मैं कहता हूं आप 3 या 4 कर दें, 3 या 4 भी 4 टैक्स होंगे। आप कैसे आप टैक्स हॉलीडे देने को तैयार नहीं है, कैसे आएगा सरमायाकार? आप वन विंडो कह रहे हैं, हमने कर दिया है, इंडस्ट्री लगानी है किसी एक जगह जाओ, ये नहीं कर सकते ना। ये हो सकता है यहाँ पैसा लगाए बगैर, माल लगाए बगैर, पहिए लगाए बगैर, ठीक कहता था मलिक रियाज, पैसे लगाए बगैर कोई काम नहीं होता। फिर इन्होंने गैस सस्ती की, बिजली सस्ती की, और भाई सनतकार तो छोड़, वो मुकाबला ही नहीं कर सकता। यहाँ जो प्रोडक्ट तैयार होगी
वो उसका कैसे मुकाबला करें। और मैं ये मानता ही नहीं हूं कि ये सरमायाकारी के लिए बेहतरी कर रहे। इस मुल्क का बड़ा सरमायाकार जिसने बेपनाह पैसा लगाया, मैं चीख रहा हूं एक हफ्ते से, अनवर मजीद। आप उस अनवर मजीद को 13,000 मुलाजिम आप उसके बेरोजगार कर रहे हैं, 13,000 एक जगह सिर्फ। आप उसकी पोतियों और नवासियों को खौफजदा कर रहे हैं। कौन सा माहौल पैदा कर रहे हैं? क्यों तंग करते हैं लोगों को? पोतियों और नवासियों को घर जाके उनके टैब उठा लाते हैं। आप ये माहौल पैदा कर रहे हैं। आप ये माहौल पैदा कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी अनवर मजीद को गना देता है, उसके 8 करोड़ वहां पड़े हैं, वो वहां से कहता है भाई ये सदका दे दो, आप उसे सदका नहीं देने देते। अजीब लोग हो यार। आप कहते हो जी माहौल पैदा कर रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टर आएगा, बड़ी हॉलीडे दे। भाई बिजली सस्ती करो, गैस सस्ती करो, पहले माहौल पैदा करो। 90 साल की उम्र में आप अनवर मजीद को अभी तक कोई जुर्म साबित किए बगैर, ना टैक्स चोरी का इल्जाम, ना 90 नहीं 70 साल है, 70 से ज्यादा ही उनकी उम्र है। 70 साल है, लेकिन 70 साल के एक बूढ़े को जो इस मुल्क को दे रहा है, इस तरह से और उसको आप खराब कर रहे हैं। अभी चेयरमैन नैब कह रहे थे खौफजदा होने की जरूरत। भाई खौफजदा कैसे नहीं होंगे? कैसे नहीं होंगे? किस बात पे आप कर रहे हैं? किसी को चलने तो देते नहीं हो, किसी को इन्वेस्टर करने नहीं देते हो, किसी को पैसा तो निकालने नहीं देते हो। आसिफ जरदारी से सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर आप 70 साल के शख्स को जो है वो धक्के मार रहे हैं। उसके बच्चों को जो इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई शाइस्ता लोग हैं, उनको एक हवालदार और एक अनपढ़ लोग जो हैं उनको धक्के देते हैं, उनको खींचते हैं, उनको नोचते हैं। किस बात पे कि आसिफ जरदारी से दोस्ती? भाई उनके घर में दोस्ती कोई पोतियों से उनकी एक नवासी से टैब ले लिया भाई, उसको खौफजदा किया। कि मैं 2 दिन से कह रहा हूं, किसी ने नोटिस लिया, चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया, डीजी ने नोटिस लिया, FIA ने, उनको तंग कर रहे। उनको बच्चों का क्या कसूर है? क्यों कर रहे हैं उनके साथ? अच्छा कौन सा माहौल है? अच्छा खुशनुद अली खान, माहौल तो खराब कर रहे हैं आप। खुशनुद अली खान, आज जो है वो मियां नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में जो है वो मुआयना हुआ है और उनके डॉक्टर अदनान कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने कहा है कि उनको अस्पताल में किया जाए, उनकी तबीयत बहुत नाजुक है, उन्हें इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है। देखिए वो जरूरत है ना, वो ये नहीं मान रहे हैं। जब कुछ हो जाएगा फिर ये हाथ मलेंगे। क्या हुआ? इन्होंने हमजा शहबाज को रोक लिया था, कहा था ये ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट जो है अगले दिन कमेटी ने, सेनेट की कमेटी ने तय कर दिया कि ये गैर कानूनी है। अब उसको ये रोक ही नहीं सकते। आप कहते हैं हमने इजाजत दे दी है एक बार जाने की। और भाई कोई काम तो सीधा कर दो। आप बेशक रगड़ लगाओ, जिसने माल खाया है लगाओ रगड़ा, धर के रगड़ा लगाओ, लेकिन ये क्या तरीका है? अपोजिशन इधर जो है सारे वो मुल्ला बैठे हैं। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का वो लीडर है, 3 दफा वजीर आजम रहा है। अगर इसके बावजूद जो है अगर आप उसकी जेल में रखकर उसकी सेहत को और उसकी जिंदगी को खतरा बनेंगे तो इसकी माफी नहीं होगी। इमरान खान को चाहिए कि इसमें जाती तौर पर दिलचस्पी ले। अगर वाकई इमरान खान को, मियां नवाज शरीफ को इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है तो उसे इंतहाई निगहदाश्त दी जाए। अभी तक उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ और उसके साथ ज्यादती करना जो है वो उसकी माफी नहीं होगी। इस मुल्क के करोड़ों अवाम उससे मोहब्बत करते हैं। कहते हैं रियासत मदीना, अल्लाह के रसूल ने कैदियों को कहा कि पढ़ाओ और जाओ, और ये जो है ये रियासत मदीना सारा दिन करते रहते हैं और मदीने वाली कोई बात नहीं करते हैं। मदीने वाले भाई आपने बंद कर दिया ना, उसे सजा हो गई। अगर अदालत जमानत नहीं देगी वो रहेगा, उसको इलाज तो दो, उसका इलाज कराओ। अच्छा खुशनुद अली खान, हनीफ अब्बासी का कल इन्होंने स्टैंड डलवाया, क्या बुरी बात है? उसका दिल ठीक काम करेगा, वहां ठीक रहेगा वो। अच्छा खुशनुद अली खान, कल आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ PTI की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मुल्क के इंतहाई पढ़े लिखे और दूर देखने वाले एक बहुत ही एक्टिव ह्यूमन राइट के हामी और औरतों के हकूक़ की हामी और पाकिस्तान में आज़ादियों के हामी रहे हैं अतरमनुल्लाह, वो कल सुनने जा रहे हैं। और ये जो बहस होगी कल, उन्होंने अपना एक दिन पहले माइंड दिया है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ नाहली का मुकदमा जो है वो हाई कोर्ट की बजाय जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका है, या पार्लियामेंट में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में स्पीकर को दो, इनके मुताबिक फैसला होना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास वक्त इस प्रोग्राम का खत्म हुआ चाहता है। खुशनूद अली खान को, अंजुम रशीद को और DNA की पूरी टीम को